जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन ग्रुप पर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकालीन उपबंधों पर। आपातकालीन उपबंध भारत में कहां से लिए गए हैं, किस भाग में हैं, इस बात की हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। तो आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए। किस में दिए गए हैं? भाग 18 में दिए गए हैं। और भारत में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातों की कल्पना की गई है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी कल्पना की गई। और दूसरा होता है संवैधानिक विफलता, संवैधानिक विफलता, और इसी को हम लोग जो है राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरे आपातकाल की कल्पना की गई, इसका नाम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार की कल्पना की गई है आपातकाल में। इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक विफलता या राष्ट्रपति शासन ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, और वित्तीय आपातकाल की कल्पना ली गई है यूएसए से, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में रखे क्यों गए? तो भारतीय संविधान में इसलिए रखे गए ताकि जब भी भारत में किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत आती है, तो चूंकि नॉर्मल टाइम में होता यह है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में, और उन शक्तियों का बंटवारा दिया गया है अनुसूचियों में, सूचियों में, जिनमें एक होती है केंद्र की या संघ सूची, इसको आप बोल सकते हो, और एक होती है समवर्ती सूची, और एक होती है राज्य सूची। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, इसको समझने के बाद ही आप समझ पाओगे कि आखिर आपात उपबंधों की हमारे यहां पर जरूरत क्यों है। तो नॉर्मल समय में ये होता है कि केंद्र की या संघ सूची पर या समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बनाती है, या कह सकते हो कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने की वरीयता संसद को प्राप्त है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। ठीक, हालांकि राज्य इस समवर्ती सूची पर भी बना सकता है, लेकिन वरीयता किसको दी जाएगी? संसद को। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल टाइम पर ऐसे होता है कि जो भी जो संघ सूची में दिया गया है जिन भी विषयों को, उस पर संसद कानून बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर भी संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य का एकाधिकार रहता है, और जो समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है। आपातकालीन उपबंधों में ये हम क्यों बता रहे हैं, अब जरा देखिएगा कि भारत एक संघ है, भारत एक संघ है, और संघ का ये समझ लो कि ये भारत है पूरा, और ए बी सी डी ई एफ ये राज्य। तो भारत के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार रहेगा वो तो संघ का है, लेकिन जो इनके अंदर जो राज्य है, राज्यों के अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों का है। तो अब देखिएगा कि जब भारत में कोई आपातकाल आता है तो भारत जो होता है संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? एकात्मक में बदल जाएगा, अर्थात भारत में जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है वो खत्म हो जाएगा, फिर उस पर संघ ही कानून बनाएगा। ये हम बताना चाह रहे थे इसके माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमने बताया है कि 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों की कल्पना की गई है, उनमें से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वो हैं कौन कौन से। पहले की हम बात करें तो भारत वो होगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार हो सकते हैं, या तो युद्ध, हम किसी के साथ युद्ध में चले जाएं, या तो फिर हम पर कोई युद्ध थोप दे, या हम पर कोई आक्रमण कर दे, और तीसरा जो है आधार यह रहेगा कि हमारे अपने लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, सशस्त्र विद्रोह कर दें, अर्थात हथियारों के माध्यम से हमारे अपने लोग जब विद्रोह कर देते हैं तब इन 3
के आधार पर हम जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह की जगह पर यहां पर मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। आंतरिक अशांति, इस शब्द को आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिप्लेस करके वहां पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया है। 1975 में जो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, उसका आधार अशांति थी, आंतरिक अशांति थी। और ये सभी, चाहे युद्ध हो, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह हो, ये तभी जो है ये इनके आधार पर तभी लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो जाए, उस दशा में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार ये रहेगा कि हम किसी के साथ युद्ध में चले जाएं, या फिर हम पर कोई आक्रमण कर दे, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, या फिर हमारे अपने लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें। उस दशा में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रोसेस क्या रहेगा, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो देश की संप्रभुता को खतरा जब उत्पन्न हो जाए, उसी समय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। यहां पर हमने कहा है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर। लिखित सिफारिश पहले आवश्यक नहीं थी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे ऐड किया गया है, इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जिसको मंत्रिमंडल द्वारा संसद से 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत मतलब होता है 2/3 बहुमत के आधार पर पारित होना चाहिए। तब क्या होगा कि एक बार जब संसद अप्रूवल दे देगी राष्ट्रीय आपातकाल का, तो संसद द्वारा जब अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद में 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। 6 महीने बाद फिर से आप अप्रूवल ले लो संसद से, फिर 6 महीने तक आप उसे चालू कर सकते हो। ऐसा हर 6 महीने बाद संसद से अनुमति लेकर के अनिश्चित काल तक आप जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। आपातकाल लागू हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय आखिर उसका प्रभाव क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय का प्रभाव क्या होता है। प्रभाव में वो हम बात करें तो प्रभाव तो पहले ये रहेगा कि जब भी एक बार संसद से राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करवाया जाएगा, वैसे ही एक बार में करके एक वर्ष में एक बार जब आप 6 महीने के लिए जब आप जो है संसद से अनुमति लेंगे, उसी समय लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष बढ़ जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा तब तक किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल ना खत्म हो जाए, अर्थात अनिश्चित काल तक लोकसभा का कार्यकाल, या कह सकते हो कि संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल जब भी खत्म हो, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी खत्म होगा, उस दशा में होगा ये कि आपातकाल मान लो कि आज खत्म हो जाए,
आज खत्म हो जाए तो आज खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर 6 माह के अंदर संसद के अर्थात लोकसभा के नए चुनाव कराने होंगे। 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने होंगे। उसके बाद आप जो है लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा उसके 6 माह के अंदर जो है आपको अपना लोकसभा का जो है चुनाव कराना पड़ेगा। और क्या प्रभाव होता है? अगला ये प्रभाव होता है कि हमने कहा था कि शुरुआत में कहा है वीडियो के कि भारत संघात्मक से एकात्मक में बदल जाएगा। तो वहां पर ये मतलब हम बताना ये चाहेंगे कि जो राज्य है तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती उसको इसमें भंग नहीं किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भंग नहीं किया जाता है। वो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधीन काम करने लगती है। किसके अंडर में काम करने लगेगी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधीन काम करने लगेगी। अर्थात जो केंद्र की मंत्रिपरिषद के जो भी प्लान होंगे वो जो है राज्य की मंत्रिपरिषद फॉलो करने लगेगी। अर्थात तब क्या होगा कि जो भी भारत की संसद कानून बनाएगी उनको राज्य में लागू करवाने का जो महत्वपूर्ण दायित्व होगा वो राज्य की मंत्रिपरिषद करेगी। ऐसे क्या होता है कि नॉर्मल टाइम पर अगर जो है किसी विपक्षी की सरकार राज्य में है और जो है या फिर जो है केंद्र में किसी विपक्षी की सरकार है तो राज्य और केंद्र में तालमेल नहीं बन पाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह होगा कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेगी वही राज्य मंत्रिपरिषद करेगी। अर्थात जो है ये ए टीम इसको मान लो तो ये बी टीम की भांति ये काम करने लगेगी। ये ए ही इनको कंट्रोल करेंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो है निर्देश देगा, केंद्र निर्देश दे सकता है राज्य मंत्रिपरिषद को, ये इसमें होता है। लेकिन जब भी यहां पर भी जो है जब तब तक ये निर्देश देता रहेगा जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल ना खत्म हो जाए। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा वैसे राज्य में भी नए चुनाव कराने होते हैं अगर जो वहां का विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे ये होता है कि जिस भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा उसकी अलग अलग प्रभाव भी बताए गए हैं। जैसे कि अगर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में दी गई जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, उन्हें समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाप्त हो जाएंगी अपने आप, समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है उस दशा में होगा ये कि जो है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं खत्म नहीं होगी। अर्थात जब हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ हथियार उठा के विरोध करेंगे तो हम उनके जो बोलने की शक्ति है, उनके सम्मेलन करने की शक्ति है, आने जाने की आज़ादी है, उनको हम लोग अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको हम छीन नहीं सकते। ठीक है, हालांकि युद्ध जब हम किसी के साथ युद्ध कर रहे हों या कोई हमारे साथ दूसरा देश कर रहा हो उस दशा में तो अनुच्छेद 58 के तहत 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं मूल अधिकार में वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा तो 19 में दी गई स्वतंत्रताएं खत्म नहीं होंगी। और एक बात बोली गई है कि मूल अधिकारों के विषय में अनुच्छेद 362 में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी के मूल अधिकार राष्ट्रपति चाहे तो वो जो है कुछ समय के लिए उनको निलंबित कर सकता है। लेकिन कब तक? जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा तब तक निलंबित कर सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा वो स्वतः ही जीवित हो जाएंगे, अपने आप, उन्हें जीवित करने की जरूरत है ही नहीं। और देखिएगा जरा कि अगर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो पहले क्या था कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब चुनौती दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन के तहत ये बात जोड़ी गई 1978 में कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये है इसमें, तो ये है अपना राष्ट्रीय आपातकाल।
हाँ, अब हम अगले आपातकाल की बात करेंगे, वो है संवैधानिक विफलता पर। ठीक है, तो संवैधानिक विफलता में हम वो बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा संवैधानिक विफलता ही यूज की गई, या कह सकते हो भारत में सबसे ज्यादा जिस आपातकाल का जो है प्रयोग किया गया वो संवैधानिक विफलता ही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में हम बात करें फिर से, तो 1962 में पहली बार भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। फिर दूसरा वाला राष्ट्रीय आपातकाल 1971 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया गया। फिर अगला वाला श्रीमती गांधी जी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। और यह सवाल पूछा जाता है कि 1975 में जो आपातकाल लगा था उसका आधार क्या है? उसका आधार था आंतरिक अशांति, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया। तो अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक, अगले हम आपातकाल की बात करें, संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता या फिर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। अब इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अनुच्छेद 355 पर। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का अर्थात केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वो देख रहे कि जो है राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले, अर्थात यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो है राज्य का जो अभिभावक होगा वो केंद्र होगा, संघ होगा कुछ मामलों में। अब एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है कि अगर जो है राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ना चले तो अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जो है संघ या केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, अर्थात वो कह सकता है कि जिन भी मामलों में संविधान के अनुसार शासन ना चल रहा उसमें जो है वो कह सकता है कि आप ऐसे चलाइए या ऐसे चलाइए, जो कुछ भी एडवाइस देना चाहे वो दे सकता है संघ या फिर केंद्र सरकार। तो उनमें ये 365 में कहा गया है कि अगर जो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, अब देखिएगा ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति शासन लगाने का। राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की रिपोर्ट होती है। जब राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। फिर क्या करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से, कौन से मंत्रिमंडल? केंद्रीय मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। इसकी सिफारिश पर या कह सकते तो इसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और जिसका अनुमोदन संसद से 2 महीने के अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 महीने हमने बताया था, यहां पर 2 महीना है, 2 महीने के अंदर संसद से साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है, अर्थात 50% वोट प्लस 1 वोट और साधारण बहुमत से पास कराना होगा। तब जा करके जो है संसद एक बार जब इसका अनुमोदन कर देगी तो 6 माह तक लागू किया जा सकता है। 6 महीने बाद फिर से आप संसद से अनुमोदन ले लो, अर्थात साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करवा लो, तो 6 महीने और आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे हर 6 माह संसद से अनुमोदन ले करके जो है 3 वर्षों तक
3 वर्षों तक संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन पंजाब के मामले में थोड़ा सा अलग है। पंजाब के मामले में वहां के उसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि वहां पर 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और एक बार लगा भी वहां पर 1987 से लेकर के 1992 तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अर्थात वहां पर 5 वर्ष राष्ट्रपति शासन लग भी चुका है। सबसे ज्यादा अवधि तक भी पंजाब में लगा है। यहां पर 3510 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। सबसे ज्यादा दिनों या सबसे ज्यादा अवधि तक भी वहीं पर रहा है। और उसी के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो है वहां पर 3 से 5 वर्षों तक के भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अन्य राज्यों में 3 वर्षों का है। हालांकि यहां पर जो 3 वर्षों का दिखाई दे रहा है वो भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो है 1990 से लेकर के 1996 तक अर्थात 6 वर्षों तक एक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा है जम्मू और कश्मीर में। वहां 6 वर्षों तक लागू रहा है 1990 से 1996, और यहां पर 5 वर्षों तक 87 से लेकर के 92 तक 5 वर्ष। लेकिन प्रावधान इसके संबंध में किए गए हैं कि 3 से 5 वर्षों तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखिएगा कि इसका प्रभाव क्या होता है जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव होता है मंत्रिमंडल में राज्य की। राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमने ये बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मंत्रिमंडल का विघटन नहीं होता है, वो केंद्र के मंत्रिमंडल के अधीन कार्य करने लगती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा, अर्थात वहां का सीएम को त्यागपत्र देना होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसको भी राष्ट्रपति मनोनीत करे, इनके माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। अब क्या होगा कि एक हम राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बात बताना भूल गए हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद जो भी कानून बनाएगी, ये आपातकाल के संबंध में बताएं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद जो भी कानून बनाएगी राज्य सूची पर, वो वाले कानून जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता था या होता है, उसके 6 महीने के अंदर ही वो खत्म हो जाएंगे। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर वो कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिन कानूनों या फिर राज्य सूची के विषयों पर जो संसद ने कानून बनाए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो लागू रहेंगे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उन्हें समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या होगा कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो भी कानून बनाती है राष्ट्रपति शासन के समय, वो लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें जो है विधानमंडल निष्प्रभावी ना कर दे। ये होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आगे ये होता है कि सबसे ज्यादा बार, अभी तक 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। हालांकि वो टेक्निकली काउंट करें तो वह है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 बार राज्यपाल शासन लागू हो चुका है और 8 बार पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और 9वीं बार, अर्थात इसमें हम और प्लस कर दें एक बार और, तो वहां पर प्रोसेस में है राष्ट्रपति शासन। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बार एक्चुअली में देखा जाए लगभग 12 बार राष्ट्रपति शासन वहां पर लग चुका है। लेकिन 3 बार चूंकि वहां पर राज्यपाल शासन लगा है और 8 बार वहां पर राष्ट्रपति शासन पूरा हो चुका है और 9वीं बार राष्ट्रपति शासन चल रहा है, इसलिए वहां पर जो है काउंट होगा कि ये 9वीं बार है। हाँ, और यूपी में कितनी बार लगा हुआ है? यूपी में लगा हुआ है 10 बार।
सबसे पहला जो लगा हुआ था वो लगा हुआ है पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1951 में पेप्सू के मामले में लगा हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ प्लस तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है अभी तक 1700 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में जो है पिछली बार जब से नया राष्ट्रपति शासन आया तब की नहीं बात कर रहे हैं, इसके पिछली बार 2375 दिनों तक राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू रहा है। और सबसे ज्यादा बार किसी राष्ट्रपति ने संवैधानिक विफलता शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है तो वह नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 20 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे ज्यादा श्रीमती गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब पीएम रही हैं उन्होंने सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है राज्यों में। तो ये रहेगा अपना राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक विफलता का मामला। अब हम अगली वो हम बात करते हैं अगले आपातकाल की। तो अगला आपातकाल रहेगा आपका वित्तीय आपातकाल, जिसका भारत में अभी प्रयोग नहीं किया गया है, जिसका भारत में अभी प्रयोग नहीं किया गया है वो तीसरा रहेगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये हमने बताया है पहले से ही कि ये लिया गया है यूएसए से, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है भारतीय संविधान में। यहां पर यह बताया गया है कि जब सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं के या मूलभूत वस्तुओं के 2 महीने के आयात के लिए उसके पास फंड ना हो, उस दशा में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर देगा, इसका अनुमोदन संसद से 2 महीने के अंदर कराना आवश्यक है। कितने? 2 महीने में इसका अनुमोदन होना चाहिए संसद से, और 2 महीने बाद जब एक बार मिल जाएगा तो वित्तीय आपातकाल में ये होता है कि हर 6 महीने बाद उसका अनुमोदन संसद से नहीं कराना होता है। आपने एक बार अनुमोदन करा लिया उसके बाद में लगातार चलता रहता है, अनिश्चित काल तक आप इसे चला सकते हो। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल में हमने बताया था हर 6 महीने में आपको संसद से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। राष्ट्रपति शासन में भी हर 6 महीने बाद अनुमोदन प्राप्त करना होता है, लेकिन इसमें अनुमोदन प्राप्त करना नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति जब मर्जी करे मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर जो है ये समाप्त कर सकता है। और तीनों, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वो संवैधानिक विफलता हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, कुछ भी हो, ऐसा जो भी आपात तीनों हम बताए हैं, उनको खत्म करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। और किसी भी मामले में लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो खत्म कर सकता है, मंत्रिमंडल की लेकिन सिफारिश होनी चाहिए। ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल में होता यह है कि राष्ट्रपति जो है भारत के सभी अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है, वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है। ठीक है, ये कर सकता है। और इसमें यह होता है कि राज्य का जो फाइनेंस होता है वो केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर जो है नियंत्रित होता है, ये इसमें है। बाकी शक्तियां सब वैसे ही चलती रहती हैं, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और आपातकाल चाहे जो हो, चाहे जो नहीं, संवैधानिक विफलता, राष्ट्रपति शासन या फिर वित्तीय आपातकाल के समय, इस समय क्या होता है कि जो है जो भी राज्यों के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनकी शक्तियों एवं उनके जो है कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है,
ये इसमें तो अभी तक हालांकि वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं किया गया है। 1951 में आया था, लेकिन मामला सब सही हो गया था। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया था, और इसलिए अभी तक ये आपातकाल का भारत में प्रयोग नहीं किया गया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझाने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।